कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की कॉस्ट क्या होगी? देखो डिबेंचर में तो हमने कॉस्ट देखी कि वहां पर इंटरेस्ट पे करना होता था कंपनी को एवरी ईयर, तो वो उसकी कॉस्ट हो गई। और प्रेफरेंस शेयर में हमने क्या देखा कि वहां पर भी फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता था, तो उसके बेस पे भी हमने कॉस्ट निकालना देख लिया। लेकिन इक्विटी के केस में क्या कोई फिक्स होता है? कोई डिविडेंड कोई इंटरेस्ट नहीं होता ना, वो तो कंपनी के ओनर है, वहां पे तो कोई फिक्स ही नहीं है। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो चाहे तो डिविडेंड दे सकती है, नहीं चाहे तो वो नहीं दे सकती। और अगर हो प्रॉफिट हो ही नहीं तो वहां पर तो मिलता ही नहीं है कुछ, है ना, लॉस हो जाए तो ऐसी स्थिति में कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो फिक्स रेट है ही नहीं। तो फिक्स रेट तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो जब वो इन्वेस्ट करता है तो उसकी क्या सोच होती है? कुछ न कुछ उसके दिमाग में ये तो रहता है ना कि मुझे इतना % यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा, है ना, इसी उम्मीद के साथ में वो उसमें इन्वेस्ट करता है। तो जो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है वही इसकी कॉस्ट होती है इक्विटी की, है ना। इक्विटी में क्या होता है? कोई फिक्स रेट नहीं होता है, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी में तो आपके माइंड में जरूर ये रहता है कि मुझे इतना % एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाना चाहिए इसमें, इसी के बेस पे आप इन्वेस्ट करते हो। तो जो एक्सपेक्टेशन होती है वही इक्विटी की क्या होती है? कॉस्ट होती है, जितनी एक्सपेक्टेशन होगी। अब मान लो कि जैसे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो और एक तरफ मान लो कि आपको पैसे हैं, आपको एफडी करवानी है, एसबीआई बैंक में एफडी करवा रहे हो आप, वहां पर आपको मान लेते हैं 8% का आपको सालाना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 8%। और एक तरफ है आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, उसके इक्विटी शेयर खरीद लो, है ना। तो वहां पर जब आप इक्विटी शेयर खरीदते हो, मान लो खरीद लिया आपने, तो श्योर है कि आपकी एक्सपेक्टेशन 8% से ज्यादा थी, नहीं तो आप एफडी करवा देते, है ना। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कुछ न कुछ आपको रिटर्न की एक अपेक्षा आप करते हो, तो जो अपेक्षा करते हो वही क्या होगी? यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी। अभी अपेक्षा किसके रूप में होगी? डिविडेंड के रूप में होगी, इंटरेस्ट के रूप में तो होगी नहीं, डिविडेंड के रूप में होगी। मुझे लगभग 8% तो मुझे एसबीआई में एफडी मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पर 9% मुझे डिविडेंड मिल जाए एवरी ईयर, ये आपने एक्सपेक्टेशन कर ली और इसके बेस पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। तो आपने 9% जो डिविडेंड माना है वही क्या हो जाएगी? इसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो डिविडेंड के रूप में इसकी कॉस्ट होती है, ठीक है, लेकिन वो कैसे होगी? एक एक्सपेक्टेशन के रूप में होगी डिविडेंड। अब एक तो होता है कि डिविडेंड कंपनी दे दे कितना भी डिविडेंड, एक होती है अर्निंग्स। दो चीजें होती है देखो, अर्निंग्स हमने देखा ना पिछले क्वेश्चन में, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि जो भी प्रॉफिट हुआ उसको प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करने के बाद में जो बच रहा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। लेकिन क्या जरूरी है क्या जो बच रहा है वो पूरा ही डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दे कंपनी? नहीं करती ना, क्योंकि कंपनी के कुछ फ्यूचर प्लान हो सकते हैं, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, तो वो पूरा डिविडेंड कभी भी नहीं देती है, वो अपने बिजनेस में वापस से उसी को इन्वेस्ट कर देती है, जिसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं या उसको री इन्वेस्ट करना बोलते हैं। होता है सही? कोई भी बिजनेस देख लीजिए आप, जब उसमें डिविडेंड होता है तो वो पूरा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, उसमें वो डिविडेंड की रेट डिक्लेयर करती है कि 60% डिविडेंड दिया जाएगा, 50% डिविडेंड दिया जाएगा, या हो सकता है अमाउंट में दे दे कि 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये डिविडेंड दिया जाएगा, 1 रुपये डिविडेंड दिया जाएगा। कभी भी पूरा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि वो उसका अपना बिजनेस बढ़े। अपने एफएम में डिसीजंस पढ़े थे, उसके अलावा हमने एक वो देखे थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, है ना, दो ऑब्जेक्ट देखे थे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब तो है कि अपना प्रॉफिट बढ़े, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का है कि अपनी संपत्ति बढ़े। और जब संपत्ति बढ़ती है ना किसी भी बिजनेस की, एसेट्स बढ़ती है, तो उसी एसेट से फिर और ज्यादा भी फ्यूचर में प्रॉफिट होता है ना। बिजनेस बढ़ रहा है तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो हर कंपनी चाहती है कि अपना बिजनेस एक्सपेंड हो, बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़े, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सके। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तभी होगा जब डिविडेंड कम दिया जाएगा और बिजनेस में री इन्वेस्ट ज्यादा किया जाएगा। ओके, तो इस वजह से कंपनियां क्या करती है? डिविडेंड कम देती है। तो हम यहाँ पर दो चीजें होगी, एक तो डिविडेंड कितना दिया जा रहा है और एक होता है अर्निंग कितना किया जा रहा है। एक ईपीएस और एक डीपीएस होता है। देखो ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस मीन अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितना कमाया गया। और डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। मान लो कि 10,000 रुपए यहां पर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स थे और नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 1000, तो कितना रुपए हो गया? 10 रुपीज हो गया।
तो ये 10 रुपीज़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईपीएस। ईपीएस कैसे निकालते हैं, जो भी अर्निंग्स बची है उसमें हम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से डिवाइड कर देंगे, कितने शेयर्स हैं, है ना। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा, सॉरी इक्विटी शेयर से, जो भी शेयर है उनसे डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो एक शेयर ने कितना कमाया है ना, कितना अर्न किया एक शेयर में, वो आ जाएगा ईपीएस। अब इसमें से कंपनी हो सकता है मान लो कि 60% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, 40% री इन्वेस्ट कर रही है, तो यहाँ पर जो 10 रुपये एक शेयर पर कमाया इसका 60% ही दिया जाएगा। तो डिविडेंड कितना दिया गया, 10 इंटू 60 डिवाइड बाई 100 बराबर 6 रुपीज़, तो 6 रुपये यहाँ पर डिविडेंड दिया गया, तो ये डीपीएस हो गया। ओके, समझ में आ गया। ईपीएस मतलब एक शेयर पर कितना कमाया गया, और डीपीएस मतलब एक शेयर पर फिर उस जो 10 रुपये कमाए उसमें से 4 रुपये तो रिटेन अर्निंग कर लिया, 6 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए डिविडेंड के रूप में, तो ये हो जाता है डीपीएस। ठीक है, तो ईपीएस हमेशा डीपीएस से ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर भी दो कंसेप्ट हो गए इक्विटी शेयर की कॉस्ट निकालने के लिए, कि एक तो हम डीपीएस पे निकालें डिविडेंड पर शेयर पे, या फिर हम अर्निंग्स पे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो कोई भी इन्वेस्टर जब कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो चाहे से उसको डिविडेंड दिया जाए चाहे से उसका ईपीएस दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक ये अपने डिविडेंड के मॉडल्स में हम देखेंगे। तो देखो डिविडेंड दिया जाता है तो उसको केस में पैसा मिल गया। अब यहाँ पर अगर उसको 6 रुपये डिविडेंड देती है कंपनी तो उसको 6 रुपये मिल गए डिविडेंड के रूप में, 4 रुपये बिजनेस में री इन्वेस्ट हो गया। तो री इन्वेस्ट करने से शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। मान लो कि शेयर की मार्केट वैल्यू है वो यहाँ पर 10 रुपये थी मार्केट वैल्यू, तो अब वो कितनी हो जाएगी, 14 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 4 रुपये की वो असेट्स बढ़ गई उसकी। आपका पैसा आपको तो नहीं मिला, आपकी जेब में तो नहीं आया, लेकिन कंपनी के बैंक खाते में तो पड़ा है ना, कंपनी के बैंक खाते में पड़ा है वो, तो आपकी मार्केट वैल्यू तो बढ़ेगी ना। आप उस शेयर को बेचना चाहोगे किसी को, क्या 10 रुपये में बेचोगे, नहीं। अब 4 रुपये की असेट्स बढ़ चुकी है, और शेयर उस असेट्स को क्या करता है, शेयर उस असेट्स को ही तो रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रोपोर्शन जिस हिसाब से, तो शेयर्स की वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाती है। ओके, तो डिविडेंड दिया जाए चाहे से डिविडेंड नहीं दिया जाए, ऐसी केस में यहाँ पर क्या हो जाता है, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी, तो अल्टीमेट उसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट हो गए हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी शेयर। पहला तो क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड मेथड, और दूसरा जो मेथड है वो है अर्निंग्स यील्ड मेथड। दो मेथड हो गए, एक तो डिविडेंड के बेस पर और एक अर्निंग्स के बेस पर, डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग्स यील्ड मेथड्स। ठीक है, अब यहां पर देखो कैसे निकालेंगे इसको। डिविडेंड में क्या दे लेंगे हम, डीपीएस लेंगे। डिविडेंड में डिविडेंड पर शेयर पर, एक शेयर पर डिविडेंड्स कितना दिया जा सकता है। अर्निंग्स पर शेयर में क्या लेंगे, ईपीएस लेंगे, एक शेयर पर कितना कमाया गया, कितना अर्न किया गया, ईपीएस। और ये जो है ये किस बेस पे लेंगे, आपने कितना इन्वेस्ट किया है उसी पे लेंगे। जैसे हम इंटरेस्ट में क्या लेते थे, इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, कि कितना इंटरेस्ट मिला और किस बेस पर मिला, कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पर भी कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब जो इन्वेस्ट करेंगे पैसा, वो मुझे बताओ कि फेस वैल्यू पे होगा या मार्केट की प्राइस पर होगा। आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसका फेस वैल्यू शेयर का 100 रुपये था, अब कंपनी ने मान लो कि प्रॉफिट जो भी डिविडेंड हुआ वो पूरा देती आ रही है, तो उसकी फेस वैल्यू वही रहेगी, है ना। हो सकता है थोड़ा बढ़ भी जाए क्योंकि प्रॉफिट कमा रही है लगातार कंपनी, और यदि वो प्रॉफिट पूरा नहीं दे रही है तो उसकी जो फेस वैल्यू वो बढ़ेगी, बढ़ेगी ना मार्केट में, क्योंकि वो पूरा डिविडेंड नहीं दे रही, तो असेट बढ़ रही है उधर, तो शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, तो शेयर की मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी, है ना। प्रॉफिट केस में काफी इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर आपको शेयर में इन्वेस्ट करना है तो आपको फिर जो शेयर है वो फेस वैल्यू पे मिलेगा या मार्केट की प्राइस पे, मार्केट पे मिलेगा ना, फेस वैल्यू पे तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डिविडेंड आपने कुछ एक्सपेक्टेशन की, वो डीपीएस आ जाएगा, डिवाइड मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस जो रहेगा शेयर का उसके बेस पे आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है, ओके, इनटू कर देंगे अपन 100। तो ये डीपीएस का फॉर्मूला गया और ये ईपीएस का फॉर्मूला गया। ठीक है, इस तरह से हम इक्विटी की निकालते हैं। अब इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, क्योंकि इक्विटी का पेमेंट नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर उसकी जगह रिडेम्बल तो होता नहीं है। इक्विटी में तो आपको पेमेंट कब मिलेगा, जब कंपनी ही खत्म होगी तब पूरा आपको पैसा मिलेगा। तो इक्विटी तो कंपनी के ओनर होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इरिडेबल का तो कोई केस ही नहीं है, वो है ही नहीं, सीन ही यहाँ पर।
अब एक मेथड और भी होता है इसमें, थर्ड। अब देखो कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो चाहता है कि इसमें कुछ ग्रोथ भी होती रहे, हर साल दर साल क्या हो ग्रोथ भी हो। एक ऐसा नहीं कि फिक्स डिविडेंड मिल गया और ठीक है, फिक्स डिविडेंड तो फिर प्रेफरेंस शेयर में मिल सकता था, है ना। तो वो क्या चाहता है कि वो चाहता है कि एक ग्रोथ भी इसमें हर साल दर साल होती रहे, तो उसको ग्रोथ को ऐड और कर देंगे। तो तीसरा मेथड हो जाएगा डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ, डिविडेंड मेथड। ये तीन इसके मेथड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला जो डिविडेंड का रहेगा वही आ जाएगा डीपीएस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस कर देंगे ग्रोथ रेट को, डीपीएस अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। इस तरह इसके तीन फॉर्मूले हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है तीनों फॉर्मूले में। क्या हुआ? नहीं नहीं, तीन फॉर्मूले ही हैं। नहीं, ये प्रचलन में नहीं रहती है, रियल एस्टेट में तीन मेथड ही काम में ली जाती है इसमें। तो एक हमने देखा डिविडेंड पर शेयर पर, एक अर्निंग पर शेयर पर और एक ग्रोथ पर, ठीक है। सिंपल यहाँ पर डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100, ईपीएस अपॉन एमपी इंटू 100 और डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। अब एक केस और हो सकता है, अगर कंपनी ही वो करती है, खुद नए शेयर इशू करती है ना, कंपनी नए शेयर इशू करती है, तो वहां पर क्या होता है कि कुछ कंपनी की कॉस्ट आती है, फ्लोटेशन कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, या इशू एक्सपेंसेस अपन कह सकते हैं। मान लो कि कंपनी नए शेयर इशू कर रही है, ये तो पुराने केस के संबंध में है। अगर कंपनी नए शेयर इशू करती है तो कंपनी के भी कुछ इशू कॉस्ट आती है ना, कंपनी के वही ब्रोकरेज, प्रिंटिंग एक्सपेंसेज, है ना। तो उस तरह के एक्सपेंसेज आती है, तो वहां पर हम मार्केट प्राइस की जगह क्या लेंगे, नेट प्रोसीड ले लेंगे। वहां पर न्यू इश्यू, अगर शेयर न्यू इश्यू किए जाते हैं, अगर शेयर न्यू इश्यू किए जाते हैं तो यहां पर आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100, और नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा, इश्यू प्राइस माइनस इश्यू कॉस्ट, इश्यू कॉस्ट। ये कब होगा, जब कंपनी नए शेयर इशू करती है। तो नए शेयर इशू करती है तो वहां पर क्या हो जाएगा, कुछ कॉस्ट आती है कंपनी के, कुछ खर्चे होते हैं, तो उन खर्चों को माइनस कर देंगे, नेट प्रोसीड ले लेंगे। तो जब नया इशू किया जाएगा तो मार्केट प्राइस की जगह हम क्या करेंगे, नेट प्रोसीड यहाँ पर काम में लेंगे। और यदि ओल्ड शेयर है उसके संबंध में हम कॉस्ट देख रहे हैं तो वहां पर क्या लेंगे, मार्केट प्राइस ही लेंगे। अब जब भी कंपनियां नए शेयर इशू करती है, नए शेयर इशू करती है, जब कंपनी को फंड की आवश्यकता हो, मान लो उसके पास कुछ प्रोजेक्ट हो जिससे वो बिजनेस बढ़ाना चाहती है, तो उसको पैसे की जरूरत है और लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की जरूरत है, तो वो क्या करती है, कुछ नए शेयर इशू कर देती है वैसे केस में, है ना। अब वो नए शेयर इशू किए जाते हैं, वो मार्केट प्राइस और जो फेस वैल्यू है इनके बीच में इशू किए जाते हैं। यानी कि जो फेस वैल्यू उससे तो कुछ ज्यादा रहता है और मार्केट प्राइस से थोड़ा कम रहता है, ये जनरली देखा जाता है। क्योंकि मार्केट प्राइस पर अगर इशू किए जाते हैं तो वहां पर फिर हो सकता है कि जो अलॉटमेंट हो वो पूरा नहीं हो, है ना, तो थोड़ा सा उससे कम पे इशू करती है कंपनियां। आप कुछ लोग मान लो शेयर मार्केट में करते होंगे, वो देखते हो कि आईपीओ आती है कंपनी में, है ना, आईपीओ। जैसे अभी रिसेंट में आईपीओ किसका आया है, एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आया था। एनटीपीसी ग्रीन है, पब्लिक कंपनी है, वो राजस्थान में अपने प्लांट लगा रही है सोलर पैनल के, सोलर पैनल बढ़ाना चाह रही हो, तो उसका आईपीओ आया था, है ना। इससे पहले एक वारी एनर्जी का आईपीओ आया था। वारी एनर्जी पहले से काम कर रही थी, सोलर पैनल्स बनाने का काम करती है वो कंपनी। तो उस कंपनी की जो फेस वैल्यू थी शेयर्स की, वो लगभग 1500 रुपये थी, एक शेयर की उन्होंने फेस वैल्यू 1500 रखी, और उसकी जो मार्केट प्राइस थी वो लगभग 3000 रुपये थी, है ना। तो वो कंपनी आई तो उन्होंने आईपीओ लेके आई कंपनी, सेबी से पहले इसका अप्रूवल लेना होता है, फिर स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड होती है। तो वो जो लिस्ट हुआ वो हुआ 2500 रुपये पर, यानी कि 1500 का शेयर है वो 2500 रुपये पर लिस्ट हो रहा है।
अब वो अगर उसी की प्राइस 4,000 रुपये रख देती तो कोई उसको खरीदता नहीं, क्योंकि वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो उसको नहीं खरीदेगा। तो वो चाहती है कि पूरा अलॉटमेंट हो जाए, जो फंड की आवश्यकता है वो पूरा मिल जाए, तो वो क्या करती है, मार्केट प्राइस से कम रखती है, लेकिन कभी भी फेस वैल्यू भी नहीं रखती है, क्योंकि फेस वैल्यू रखेगी तो हर ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो अपने जैसे अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना कि एक प्रोपोर्शनल वो होता है, अलॉटमेंट होता है। जैसे मान लो कि 10 एप्लीकेशन आए और 1 शेयर के लिए, तो हर जिसके पास 10 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 1 शेयर दिया जाएगा, है ना। तो आजकल वो ट्रेंड में नहीं रहता, वो अपने चल रहा है ट्रेडिशनल मेथड, प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट नहीं किया जाता, अब लॉटरी बेसिस पे किए जाते हैं। आपने आईपीओ अप्लाई कर दिया, अब आपके लॉटरी निकाली जाएगी, तो जितने एप्लीकेशन आते हैं उतनी लॉटरी बनाते हैं और उसमें से जितने उनको चाहिए उतनी लॉट वो निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे लॉटरी के द्वारा होता है, तो किसी का आईपीओ निकल जाएगा, अब उसने वो लोट में साइज में होता है ना, जैसे 14 शेयर का एक लोट साइज होता है, तो आपने 14 शेयरों के लिए अप्लाई कर दिया, अब एक शेयर की फेस वैल्यू तो 1500 है, ठीक है, तो आपको फेस वैल्यू में पेमेंट करना होगा। तो 10 मान लो कि 10 शेयर लेते हैं हम राउंड ऑफ में, तो 15,000 रुपये आपने दिए। अब जब लिस्टेड हुआ वो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, उसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो वो लिस्ट कितने पे हुआ, 2500 रुपये पे। तो आपने लगाए कितने थे, 15,000 रुपये, है ना, एक शेयर 1500 का, 10 शेयर 15,000 का, और आपने बेचा कितने पे, 2500 पे एक शेयर, तो 25,000 भी गया, तो 10,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। इस तरह से कई लोग क्या होता है, आईपीओ में पैसा लगाते हैं और फिर जैसे ही वो लिस्टेड होता है तो तुरंत उसको बेच के निकल जाते हैं, तो प्रॉफिट हो जाता है उसमें। लेकिन हर में नहीं होता है, ध्यान रखना। ये कुछ कंपनियां होती है जो क्या करती है कि वो चाहती है कि उनका पूरा अलॉटमेंट हो जाए, तो हालांकि यहाँ पर भी कंपनियां फेस वैल्यू पे कुछ प्रीमियम पर इश्यू करती है, कुछ प्रीमियम पर इश्यू करती है, फेस वैल्यू पे नहीं करती है, लेकिन वो इतना प्रीमियम नहीं रखती कि उसको कोई खरीदे नहीं। थोड़ा सा प्रॉफिट रहता है, थोड़ा सा मतलब डिफरेंस रहता है मार्केट प्राइस में और उनके जो लिस्टेड होता है, जीएमपी होता है उसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर नया इशू किया जा रहा है कंपनी के, तो मार्केट प्राइस से थोड़ा कम रहेगा उसका वैल्यू, और कुछ उसके खर्चे होंगे उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे नेट प्रोसीड आ जाएगा, और डीपीएस अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100 कर देंगे। ये कब करेंगे, जब नया शेयर इशू किए जाते हैं उस केस में। बाकी के अपने तीनों फॉर्मूले काम में लेंगे, डीपीएस, ईपीएस और डीपीएस ग्रोथ मॉडल का। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूं, थोड़ा सा अलग तरह का है। विजय लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ 75 लाख फॉर एक्सपेंडिंग इट्स ऑपरेशन। 75 लाख रुपए की आवश्यकता है। द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज फॉलो। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कितने हैं, 10 लाख रुपए है ना, 75 लाख रुपए की आवश्यकता है। मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कितना है, 80, और नेट अर्निंग्स कितनी है, 120 लाख रुपए, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ऑफ न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल एज्यूमिंग द न्यू शेयर विल बी इश्यू एट प्राइस ऑफ 77 पर एंड द कॉस्ट ऑफ न्यू इश्यू विल बी 2 पर शेयर। कॉस्ट इश्यू एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, 2 रुपए पर शेयर पर, और जो नया शेयर है वो 77 रुपीज में इश्यू किया जा रहा है। तो 77 माइनस 2 यानी 75 क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेट प्रोसीड हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर नेट अर्निंग्स दे रखी है आपको 120 लाख रुपए, है ना, 1,20,00,000 यहाँ पर नेट अर्निंग्स दे रखी है। तो अर्निंग शब्द आ रहा है यहाँ पर, तो हम ईपीएस मेथड काम में लेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इसको क्या बोलेंगे, केई। ईपीएस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। अब हम यहाँ पर ईपीएस वर्किंग नोट में निकालेंगे, वर्किंग नोट में ईपीएस अर्निंग पर शेयर। अब बताओ अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे, टोटल अर्निंग्स कितना हुआ और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो एक शेयर पर कितना अर्निंग है वो आ जाएगा। यहाँ पर अर्निंग्स टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल अर्निंग कितनी है, 120 लाख यानी कि 1,20,00,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कितने हैं, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख नंबर ऑफ शेयर है। तो कितना आ जाएगा, 12 रुपीज। ईपीएस निकालना समझ गए,
अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर से। तो टोटल अर्निंग्स इसमें दे रखी है 1,20,00,000 रुपए टोटल अर्निंग्स है। नंबर ऑफ शेयर, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 10 लाख। तो 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो एक शेयर पर 12 रुपए की अर्निंग्स आ रही है। तो हमारे फॉर्मूले में लिखेंगे ईपीएस अपॉन एमपी इंटू 100। तो ईपीएस कितनी हो जाएगी? 12 रुपए। मार्केट प्राइस आपको दे रखा है कितना है? 80 रुपए पर शेयर। तो 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 0 से ये 0, 15 रुपए हो जाएगा ना? 15 रुपए ईपीएस आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी केई आ जाएगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो जाएगी? 15 रुपए यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, फिर ये तो हमने एग्जिस्टिंग जो शेयर थे उसके संबंध में निकाली। इसमें एक और कह रहा है कि न्यू शेयर जो इश्यू किया उसकी भी कॉस्ट बताइए। तो न्यू शेयर में देखो कॉस्ट क्या जाएगी? न्यू शेयर में क्या जाएगी कॉस्ट? केई ईपीएस अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। तो ईपीएस कितनी आ रही थी? 12 इंटू 100 और नेट प्रोसीड कितना आ जाएगा? 75। नेट प्रोसीड देखो कैसे होगा? नेट प्रोसीड इश्यू प्राइस माइनस इश्यू कॉस्ट। इश्यू प्राइस 77 माइनस 2 रुपये यहाँ पर कॉस्ट आ रही है, तो ये आ जाएगा 75। तो ये कितना आ जाएगा? 16। तो नए शेयर पर कॉस्ट कितनी आ रही है? 16 आ रही है, और जो ओल्ड शेयर है उस पर कितनी आ रही है? 15 रुपये कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो इस तरह हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। द शेयर ऑफ ए कंपनी आर करेंटली बीइंग सोल्ड एट द रेट 25%। ये मार्केट प्राइस है 25%, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है उसकी करंट प्राइस दे रखी है, तो ये मार्केट प्राइस होगी 25%। क्वेश्चन नंबर 18, मार्केट प्राइस 25 है। फिर है द कंपनीज हैज पेड ए डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर फॉर लास्ट ईयर। तो डिविडेंड यहाँ पर आ रहा है, कितना दिया जा रहा है? 2 रुपए। तो डिविडेंड आ गया, तो हम डीपीएस मेथड कहाँ मिलेंगे यहाँ पर? ठीक है, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड 2 रुपीज पर शेयर। द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी इज 3%। ग्रोथ रेट भी दे रखी है, ग्रोथ रेट 3%। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है आपको। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई डीपीएस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। डीपीएस कितना है? 2 रुपीज। मार्केट प्राइस कितना है? 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 8 रुपए। ठीक है, इसमें ग्रोथ रेट भी दे रखी है, तो ग्रोथ ऐड और कर देंगे यहाँ पर, प्लस जी। ग्रोथ रेट कितनी है? ग्रोथ रेट 3%, 11% हो जाएगी। ठीक है, ग्रोथ रेट। तो डीपीएस प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड, वो मेथड हमें काम में लेंगे। यहाँ पर ग्रोथ रेट दे रखी है, तो ग्रोथ रेट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 8 रुपए कॉस्ट आ रही थी, प्लस 3 रुपए उनकी एक्सपेक्टेशन है। मैंने कहा ना कि इक्विटी में कॉस्ट जो होती है वो एक एक्सपेक्टेशन होती है, उम्मीद होती है, किस उम्मीद के साथ में आप यहाँ पे लगा रहे हो। तो यहाँ पर 3% की जो शेयर होल्डर है वो उम्मीद करें कि हर साल दर साल बढ़े, तो 3% और ऐड कर देंगे, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 11 रुपए। ठीक है, 11 रुपए पर शेयर। फिर उसके बाद में इसका सेकंड में आ रहा है कि डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी। मार्केट प्राइस क्या होगा ये अनुमान लगाना है। इक्विटी शेयर इफ एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी राइज टू 5% एंड सेकंड में दे रखा है बी में
फॉल टू 1%। अब इसी में देखो हमने कॉस्ट निकाली, यहां पर कितनी आ रही है, 11% आ रही है। अब ये कह रहा है कि मार्केट प्राइस क्या होगा जब जो ग्रोथ रेट है वो 3% के बजाय 5% हो। तो मार्केट प्राइस की जगह एमपी लिख दीजिए, मार्केट प्राइस, और जो कॉस्ट आपको दे रखी है वो लिख दीजिए, तो मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। कितनी है ग्रोथ रेट, 5%। ग्रोथ रेट 5%, तो यहाँ पर के ई बराबर डीपीएस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर डीपीएस कितना है, 2 रुपये, मार्केट प्राइस आपको निकालनी तो एमपी इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट कितनी चाहिए, 5%, के ई कितना है 11, ठीक है। तो 11 ये प्लस का इधर जाते ही माइनस का, तो कितना आएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर 6, और हम डिवाइड भी किससे करेंगे 6 से। तो 200 को 6 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 33.33%, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यदि ग्रोथ रेट कितनी हो 1% हो, तो के ई बराबर के ई 11%, डीपीएस कितना है 2 रुपये इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट कितनी है 1%, और यहाँ पर मार्केट प्राइस, ये प्लस के उधर जाते ही माइनस का, तो 11 में से 1 गया तो 10, और ये 200 डिवाइड बाई एमपी, और एमपी बराबर 200 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 20%, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब बाकी के इक्विटी के आपको खुद को करना है क्वेश्चन, ठीक है। जो नहीं आए वो मुझे आप पूछ सकते हो, बता दूंगा। सारे क्वेश्चन तो कराने से कोई मतलब नहीं, सारे क्वेश्चन इजी है, इसी तरह से होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब आपकी बीएडीएम की क्लास भी होगी, मैं सर को बुला देता हूँ, यहीं पर ले लेंगे। बीएडीएम की तो लोगे क्लास है। कुछ स्टूडेंट बाद में आए थे तो उनकी भी मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। नाम बता दीजिए जिनका नाम नहीं लिखा मैंने। क्या पास में आके बोली थोड़ा। देवेंद्र, देवेंद्र पूरा नाम बोलो। अभिनव, तुम्हारा क्या, अदीनान, ADNANALI। मेरा नाम मोचन नाम से मिलता है, धाबाई कर देना, धाबाई नाम से होगा कोचर दाबाई, हाँ धाबाई है, कर लेना अगर नहीं मिले तो ना, ठीक है। और किसका नाम नहीं लिखा आपका? साक्षी, तुम्हारा? शिवानी नायक, मोहित, हाँ क्या, गुलशन, ये कभी कभी लेते रहेंगे।